Good afternoon, friends. Hello, guys. Good afternoon. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, good afternoon, Dr. Suresh, Dr. Vimal. Okay, so कल हमने कल हमने एफोरिज्म नंबर 5 देखा and today we will see the aphorism number 81. हाँ नहीं यस सो कल का टॉपिक जीन्स के ऊपर ही था, आज का भी जीन्स के ऊपर ही है, लेकिन कल का टॉपिक बहुत अच्छा था। शॉर्ट था बहुत, लेकिन बहुत बढ़िया था, क्योंकि जीन्स स्टडी और उसके रेफरेंसेस इन ऑर्गेनो। तो एपोरिज्म नंबर 189, एपोरिज्म नंबर 5, एपोरिज्म नंबर 81 और भी पैडल्स। तो और भी related to genes, related to case study, related to case taking, क्योंकि हमने देखा है कि जब जेनेटिक कोड हम क्रैक करते हैं तो हमें क्या क्या देखना होता है, जैसे मेंटल मेकअप, फिजिकल मेकअप, जनरल मेकअप। तो ये सब जो देखते हैं हम, इट इज रिलेटेड टू ओनली जीन्स। सो जेनेटिक कोड, जेनेटिक स्टडी, क्योंकि वी आर प्रिस्क्राइबिंग फॉर genes, we treat genes, that's why we give the complete cure. Yes, and today we will see again the references of Dr. Hahnemann in organo about genes. तो आज हम कुछ important points यहाँ डिस्कस करेंगे, जैसे कि what is the function of genes, DNA, RNA, then how the mutation occurs, takes place, then how many times mutation takes place in human life, why and how the body physically becomes ill, कि बॉडी इल क्यों होती है, क्या फैक्टर्स होते हैं, क्यों इसमें जीन्स का क्या रोल होता है। तो ये सब पॉइंट्स आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यस, सो एपोरिज्म नंबर 81 थोड़ा बड़ा एफोरिज्म है, लेकिन हैनीमन की फोर साइट इसमें क्लियरली दिखती है अबाउट द जीन्स। द फैक्ट दैट दिस extremely ancient infecting agent has gradually passed in some hundreds of generations through many millions of human organisms and has thus attained an incredible development, renders it in some measure conceivable
how it can now display such innumerable morbid forms in the great family of mankind. Particularly when we consider what a number of circumstances contribute to the production of these great varieties of chronic diseases. तो हम हमेशा बोलते हैं हेरिडेटरी डिजीज, पेरेंट्स को हुआ तो बच्चों में आता है ना। जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनमें अगर कोई डिजीज फैक्टर था तो वही जीन्स कैरी करते हैं और बच्चों में वो आता है, नेक्स्ट जनरेशन्स में वो आता है। तो ये सब इंडिकेट करता है अबाउट द जीन्स। तो यही हैनेमन ने एफोरिज्म नंबर 181 में लिखा है कि डिजीजेस कैसे कैरी ऑन होते हैं। सो सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सोरा, तो इसे अकॉर्डिंग टू मायाजम में हैनेमन ने एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों होता है। तो बिकॉज ऑफ सोरा, क्योंकि ये सोरा के सेकेंडरी सिम्टम्स मीन द साइकोटिक सिम्टम्स वहां पे दिखते हैं और ये कैरी ऑन होते हैं थ्रू द जीन्स। सो बिसाइड्स द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ मेन इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर कॉग्निटेबल और कॉन्जिनाइटल और सॉरी दिख नहीं रहा है मुझे, 1 मिनट, यस, congenital corporeal constitutions, yes. So that it is no wonder if such a variety of injurious agencies acting from within and from without and sometimes continually on such a variety of organisms permeated with the soric miasm. Yes. तो हम हमेशा बोलते हैं कि सोरा मैच करना है या फिर सॉरी, मैंने कहा है कि सोरा ऐसा माइज्म है जो हर किसी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। So where injury should produce an innumerable variety of defects, injuries, derangements, and sufferings which have hitherto been treated of in the old pathological works under a number of special names as disease of an independent character. तो इसमें माइजमेटिकली भी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनॉन हैनेमन ने क्लियरली लिखा है कि किस तरह से डिजीज कैरी ऑन होते हैं अकॉर्डिंग टू माइजम। माइजम ये सब करता है कि कौन सा पोल्यूशन इनके जीन्स में है और वही इनके अदर नेक्स्ट जनरेशन्स में फॉरवर्ड होगा। तो ये डिपेंड करता है, जब हम होम्योपैथिकली सोचते हैं तो थ्रू माइजम, और ये माइजम कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं इन द जीन्स। और जेनेटिकली अगर हम थोड़ा सा जीन्स के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो जीन्स कैसे डिफेक्टिव फ्रॉम हेरिडेटेड, मतलब फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन होते हैं। यस। So after the research in the field of genetics by many scientists for many years, Guyton puts down the following sequences. तो इसमें बहुत रिसर्च हुए, जेनेटिक्स में बहुत सारे डॉक्टर्स ने रिसर्च किए। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डीएनए रिपेयर एंड डीएनए प्रूफ रीडिंग during the few hours between DNA replication and beginning of mitosis, there is a period of very active repair and proofreading of the DNA strands. Then that is, whatever inappropriate DNA nucleotides have been matched up with the nucleotides of the original template stand, specially enzymes cut out the defective areas and replace these with the appropriate complementary nucleotides. तो
डीएनए रिप्लिकेशन होता है, डीएनए अगर कुछ डिफेक्टिव आया तो ये बॉडी की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है, बॉडी में उतनी कैपेबिलिटी होती है कि उसे रिपेयर करके, उसे करेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करे। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस ऐसे होते हैं कि जिनमें वो मतलब इंज्योर्ड जीन्स या फिर जो एबनॉर्मल जीन्स होते हैं वही कैरी ऑन होते हैं। यस, this is achieved by the same DNA polymerase and DNA ligase that are used in the process of replication. So this repair process is referred to as DNA proofreading. Because of repair and proofreading, the transcription process almost makes no mistake. But when a mistake is made, this is called mutation. तो यहाँ सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि म्यूटेशन कैसे होता है। जब रिपेयर नहीं हो पाता है तो वही जीन्स फॉरवर्ड होते हैं और उसे ही हम म्यूटेशन कहते हैं। सो इन टर्न विल कॉज द फॉर्मेशन ऑफ सम एबनॉर्मल प्रोटीन इन द सेल, often leading to abnormal cellular function and sometimes even to the death. Yes, तो जो प्रोटीन्स जीन्स में होते हैं बिकॉज ऑफ एबनॉर्मेलिटी, वो प्रोटीन्स एबनॉर्मल वही इनहेरिटेड होंगे, वही जीन्स आगे जाएंगे और उससे कुछ ना कुछ एबनॉर्मिटी, वो फिर कौन से प्रोटीन्स एबनॉर्मल है, जैसे कि मेनली टू टाइप्स जो हमने देखे कि सॉलिड है कि एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है, तो उस टाइप की जो प्रोटीन्स डिफेक्टिव होगा उसके हिसाब से वहां पे एबनॉर्मलिटी आएगी, तो स्ट्रक्चरल या फिर उसमें कुछ फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज आ सकते हैं, और ये हो रहा है बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। यस, then yet, because of this precision of the transcription process, it has been calculated that each human life or each human gene mutates only about once in every 2 lakhs year of human life. Yes. So, nevertheless, when one realizes that there are 30,000 to 1 lakh genes in the human genome, and that the period from one generation to another is about 30 years, one would still expect as many as 3 to 10 mutation in the passage of the genome from parents to the child. तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ जीन्स कब से ये हो रहा है, 2 lakhs years, तब से ये जनरेशन टू जनरेशन कैरी ऑन हो रहे हैं। यस, और कितने बार ये हो सकता है म्यूटेशन, तो यहाँ पे दिया है कि नियर अबाउट 30 years one would still expect as many as 3 to 10 mutations in human life, so in the passage of genome from parent to child. Yes, so fortunately, though each human genome is represented by 2 separate sets of chromosomes with almost identical genes, so that one functional gene almost always is still available to the child despite a mutation. Yes, so एपोरिज्म 81 के स्टार्टिंग के पार्ट में हैनेमन ने किस तरह से म्यूटेशन होता है, किस तरह से डीएन रिप्लिकेशन होता है, डीएनए इंज्योर्ड होता है, और वही अगर सेल रिपेयर नहीं हुआ, वही जीन रिपेयर नहीं हुआ, तो वो किस तरह से फॉरवर्ड होता है, ये सब इंफॉर्मेशन एपोरिज्म नंबर 81 के स्टार्टिंग में दिया है। और आगे उसमें क्या लिखा है, डॉक्टर हैनेमन मच बिफोर द इलेक्ट्रॉन microscope has said that this ancient infecting agent gene has passed. तो यहाँ पे क्लियरली दिया है कि एंशियंट इन्फेक्टिंग एजेंट, दैट इज द जीन, जो इन्फेक्टेड होता है, जो एबनॉर्मल होता है, वही जीन आगे म्यूटेट होता है। सो हैज पास थ्रू मेनी जनरेशंस एंड अटेन्ड इनक्रेडिबल डेवलपमेंट्स। यस, attained incredible developments, that is the mutation. Now display innumerable morbid forms in the great family of mankind. Yes, ऐसे कितने सारे फैमिलीज है जिनमें
ये जो डिजीज म्यूटेशन होता है, डिजीज जीन्स म्यूटेशन होता है और उसकी वजह से डिजीज फॉर्म होते हैं। तो एक घर में, मतलब मेरे पास एक फैमिली थी जिनमें सभी बच्चों को मस्कुलर प्रॉब्लम थे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी, मसल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स थे। तो ये बिकॉज ऑफ जनरेशन, तो ये आया था एक्चुअली उनके मैटरनल जीन से उनके घर में, और वही बाद में सभी बच्चे उनके इस डिजीज से सफर हो रहे थे। तो ये दिस इज द म्यूटेशन, और ये बहुत अच्छी तरह से हैनीमैन ने एफोरिज्म नंबर 180 में, 81 में बताया है। सो नाउ डिस्प्ले इन्यूमरेबल morbid forms in the great family of mankind, particularly when we consider what a number of circumstances contribute to the production of these great varieties of chronic diseases. Yes, secondary symptoms of SORA. सो यहाँ पे सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ सोरा क्यों कहा है निमन ने? अगर हम माइजमेटिकली अगर इसको देखते हैं तो सेकेंडरी सिम्टम, क्योंकि जो मेन सोरा होता है, दैट इज द प्राइमरी सोरा, इज प्योर। वो उसके प्योर मतलब जो प्राइमरी सोरा है या फिर जो बेसिक सोरा है वो ऑलवेज फंक्शन प्रॉपर रहेगा। लेकिन वही अगर डिफेक्टिव हो जाता है तो वो सेकेंडरी सिम्टम, दैट इज दो जैसे कि कुछ एबनॉर्मलिटी स्ट्रक्चर में या फिर फंक्शन में क्रिएट करेगा, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ सेकेंडरी सोरा। मतलब प्राइमरी सोरा वहां पे अच्छा था, लेकिन बाद में सोरा डिफेक्ट होने के बाद जो generations में प्रॉब्लम आए, that is the secondary symptoms of SORA. Mutation cause the formation of some abnormal protein in the cell, yes, often leading to abnormal circular or cellular function and sometimes even to the death. So number of circumstances that contribute in the production of great variety of chronic disease, then corporeal constitutions of incredible diversity of men, that is the individuality of a person. Yes, this is also the ये डिपेंड करता है उस पर्सन के आइडेंटिटी पे, मतलब कौन से जीन्स उसके हैं और कौन से इनहेरिटेड है। यस, सो injurious agencies acting from within, that is this infecting agent that has passed through the generations through many millions of human organism, and this has attained incredible developments. That means it is the gene that has passed through generations and mutated, and along with the soric miasm or the deficiencies in the constitution causes defect, dearrangement, injuries, and sufferings. So basically all child born with the SORA, तो basically by जो बच्चों में by birth जो मायासम होता है वो सोरी की होता है, और सोरा वहां पे नॉर्मल होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ेगी वैसे वैसे वो जीन स्टिमुलेट होते हैं, एक्टिव होते हैं, वैसे वैसे वहां पे डिजीज के सिम्टम्स भी दिखेंगे। दैट इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी सोरिक सिम्टम्स। सो प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट वेराइटी ऑफ डिजीजेज इज बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अ पर्सन एंड द हेरिडेटरी or the genes he has inherited from his parents, and the miasm or the genetic process, which is going to three processes at genetic level, gives rise to disease. तो ये जो three processes है, it is the our three miasms. They are inflammation, growth, accumulation, and destruction, distortion, that is the syphilis. So जैसे जीन्स, कुछ एक्वायर्ड जीन्स, कुछ इनहेरिटेड जीन्स, लेकिन जो पेरेंट्स से जीन्स आए हैं उसमें ये एबनॉर्मलिटी लेके आए हैं। तो वो एबनॉर्मलिटी स्टार्टिंग में सोरी की होती है, क्योंकि वहां पे जैसे ही बर्थ होता है तो वहां पे मेन मायाजम होता है सोरा। सोरा जाने के बाद वहां पे आएगा साइकोसिस। तो साइकोसिस जैसे स्टार्ट होता है या फिर सिफिलिस जैसे स्टार्ट होता है तो वहां पे सिम्टम्स एग्जैगरेशन स्टार्ट हो जाता है। सो ये जो
सिम्टम्स, ये जो एक्सप्रेशंस हैनेमन ने दिया है 81 में, दैट इज द और एक 74 एपोरिज्म में बहुत अच्छी तरह से डॉक्टर हैनेमन ने इसे एक्सप्लेन किया है। एंड दे आर इन्फ्लामेशन, ग्रोथ, एक्युमुलेशन। स्टार्टिंग में आपको इन्फ्लामेशन दिखेगा, देन ग्रोथ, एंड आफ्टरवर्ड द डिस्ट्रक्शन और डिस्टॉर्शन। सो फॉर ईच पेरेंट वी हैव टू एसेस which stage he is in. यस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर ईच पेरेंट वी हैव टू एसेस विच स्टेज ही इज इन। जब कंसेप्शन होता है तो पेरेंट्स का माइज्म क्या है, दे आर इन सोरिक, साइकोटिक और सिपिलिटिक। तो उसी तरह से वही माइज्म बच्चों में कैरी ऑन होगा। सो उसमें भी अगर फादर सोरिक है, मदर साइकोटिक है, फादर साइकोटिक है, मदर सिपिलिटिक है, तो उस तरह से मिक्स माइज्म बच्चों में वो जीन्स लेके आएंगे। यस, सो डिजीज आर बिकॉज ऑफ द जेनेटिक प्रोसेस। If the process has gone from SORA to psychosis to syphilis, it is our duty to bring back from syphilis to psychosis and to SORA. Yes. So हमारी क्या ड्यूटी है, क्लियर हैनेमन ने बताया कि अकॉर्डिंग टू माइज्म हमें प्रोसेस रिवर्स करनी है। अगर बच्चों में पेरेंट्स टू चाइल्ड्स अगर सिपिलिटिक आता है तो हमें वही सिपिलिटिक टू साइकोटिक, साइकोटिक टू सोरा उसे रिवर्स करना है। तो मेन जो होता है बहुत अच्छी तरह से क्लियरली हैनेमन ने लिखा है 81 ने में कि जीन्स किस तरह से पोल्यूटेड होके बच्चों में आएंगे। तो प्रेजेंट माइज्म जब कंसेप्शन हुआ तो पेरेंट्स का माइज्म क्या था। यस, सो conclusion of this aphorism. Aphorism 581 and 189 gives us insight about genetics. After so much of research in the genetic science, scientists could establish the role of genetics in human life. But it was Dr. Hahnemann who has done without much of modern equipment, only with his intelligence and logical and philosophical mind, not only established the link between genes and human life, but the discovered and established an entire system of the therapeutic science based on genetics, homeopathy. Yes. So एपोरिज्म नंबर 74 किस तरह से हैनेमन ने माइज्म को इसमें एक्सप्लेन किया है, और वही जो जीन्स कैरी करते हैं तो किस तरह से कैरी ऑन वो होता है। अमॉन्ग क्रॉनिक डिजीज वी मस्ट स्टिल alas reckon those so commonly met with artificially produced in allopathic treatment by the prolonged use of violent heroic medicines। यहाँ पे एक पॉजिटिव फैक्टर, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली बिकॉज ऑफ ड्रग्स जीन्स पोल्यूटेड होते थे या फिर कोई डिजीज स्टार्ट होता था, तो उस टाइम का जो उस टाइम पे जो मोस्टली चलता था, मोस्टली ऑब्जर्वेबल डॉक्टर्स के लिए था, वो था द साइड इफेक्ट और बैड इफेक्ट ऑफ violent heroic medicines in large and increasing doses by the abuse of calomel, corrosive sublimate and mercurial ointments, nitrate of silver, iodine and its ointment, opium, valerian, cinchona bark and phenol, foxglove, prussic acid, sulfur and sulfuric acid, perennial purgatives, vivisections, leeches, issues, cetones, etc. These are the violent, heroic forms of medicines whereby the vital force is sometimes weakened. अगर इसका ओवर यूज होता है तो vital force become weak to an unmerciful extent. So sometimes if it do not succumb
gradually abnormally rearranged by each substance in a peculiar manner in such a way that in order to maintain life against this inimical and destructive attack. तो अगर ये दिस वायलेंट ड्रग्स की वजह से अगर वाइटल फोर्स वीक होता है तो वो किस तरह से चेंजेस दिखाएगा बॉडी में। तो वो चेंजेस डॉक्टर हैनेमन ने इस एफोरिज्म में दिखाया कि स्टार्टिंग ऑफ डिजीज कैसे होती है, किस तरह से डिजीज स्टार्ट होगा, किस तरह से बॉडी अफेक्ट होगी और वहां पे डिजीज स्टार्ट होगा। सो इट मस्ट प्रोड्यूस अ रिवॉल्यूशन इन द ऑर्गेनिज्म। उसे डॉक्टर हैनेमन ने रिवॉल्यूशन कहा है कि ये जब होने के बाद जब बॉडी जब वाइटल फोर्स अफेक्ट होता है तो किस तरह से बॉडी में रिवॉल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं एंड आइदर डिप्राइव सम पार्ट्स ऑफ इट्स इरिटेबिलिटीज। तो स्टार्टिंग में जिस पार्ट में ये अफेक्ट हुआ है, जिस पार्ट में इसके एक्शन हो रहे हैं, वहां पे स्टार्टिंग में आपको इरिटेशन एंड इरिटेशन दिखेगा, वो पार्ट इरिटेबल हो जाएगा या फिर इरिटेबिलिटी वहां पे आ जाएगी एंड सेंसिबिलिटी। और दिस इज द इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी। अब देखिए डॉक्टर हैनेमन ने एक्चुअली मायाजम यहाँ पे डिस्क्राइब किए, लेकिन उसे नॉमिनेट करने के पहले का ये अफोरिज्म है, इसीलिए यहाँ पे उस टाइम पे जब इन्होंने ये मायाजम लिखा है तब वो, क्योंकि नॉमिनेशन नहीं हुआ था कि कौन सा मायाजम क्या है, तब ओनली उसके इफेक्ट उसके एक्सप्रेशंस यहाँ पे लिखे हैं और बाद में इसी चीज को फिर नॉमिनेट किया गया कि इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी, लॉस ऑफ सेंसेशन और लॉस ऑफ फंक्शन जब होता है तो दिस इज द सोरिक फंक्शन। इसीलिए यहाँ पे क्लियरली दिया है कि दिस इज सोरा। तो ये डिपेंड्स वहां पे हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव फैक्टर। सो आफ्टरवर्ड जब ये हो गया और तब भी वो डिजीज कंट्रोल में नहीं आया, पार्ट रिपेयर नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या चेंजेस वहां आएंगे, क्या और बॉडी में वहां रिवॉल्यूशन होगा, उस पार्ट में रिवॉल्यूशन होगा। और वो रिवॉल्यूशन क्या होगा, तो एग्जर्ट डीज टू एन एक्सेसिव डिग्री कॉज डायलिटेशन। तो कुछ दिन बाद कुछ टाइम बाद वही पार्ट एक डायलिटेशन में जाएगा या फिर वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा या फिर रिलैक्सेशन और इंड्यूरेशन। सो दीज डायलिटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन और इंड्यूरेशन, इट इज कॉल्ड साइकोसिस, क्योंकि वहां पे कुछ एक्यूमुलेशन हो रहा है, पार्ट रिलैक्स हो रहा है, दैट इज द साइकोसिस। सो फर्स्ट जो चेंजेस आएंगे दैट इज इरिटेबिलिटी एंड सेंसिबिलिटी, देन डायलिटेशन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और इंड्यूरेशन, दिस इज साइकोसिस। एंड आफ्टरवर्ड इससे भी अगर वो कंट्रोल में नहीं होता है, रिपेयर नहीं होता है, देन इवन टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टन पार्ट्स एंड डेवलप फॉल्टी ऑर्गेनिक अल्टरेशन, दिस इज द सिपिलिटी। आफ्टरवर्ड डिस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले फंक्शन लॉस, देन structural change in the part, that is dilatation or contraction or induration. Afterward the destruction in that part occur. So this is syphilis, sora, psychosis and syphilis. So क्लियरली अबाउट द माइजम, बहुत से डॉक्टर्स इस पॉइंट पे बहुत डिबेट्स करते हैं कि माइजम, हैनेमन ने माइजम वर्ड ही यूज नहीं किया है ऑर्गेनॉन में, या फिर माइजम के लिए ऑर्गेनन में कोई थेरी नहीं, कुछ लिखा नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि 74 में डॉक्टर हैनेमन ने माइजम क्लियरली एक्सप्लेन की है। यस, देन here and there in the interior or the exterior cripple the body internally or externally। तो ये internally हो या फिर externally हो, then afterward वहां पे disease start हो जाता है। So in order to preserve the organism from complete destruction of the life by the ever renewed hostile assault of such destructive process। इसीलिए पीछे कहा है कि
हमें इस चीज को रिवर्स करना है और वो चेंजेस हमें लाना है, और वो चेंजेस ओनली द होम्योपैथी कैन डू. Yes, syphilitic to psychosis, then psychosis to psoriasis. So in this aphorism, Dr. Hahnemann talks about chronic diseases being most often and result of prolonged use of violent heroic medicine in large doses. यहाँ पे एक strong मेजर फैक्टर हैनेमन ने यहाँ दिया है कि इन सब चेंजेस को लाने के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो दिया है कि excessive medication or use of violent heroic medicines. Yes, these medicines says that these medicines, he says, weakens the vital energy to unmerciful extent, and more often than not, organisms succumb to it. If not, then the organism and its vital energy fight against the injurious agents. Yes, अगर वहां पे वाइटल फोर्स वीक नहीं होता है, वाइटल फोर्स सप्रेस नहीं होगा, देन बॉडी वीक नहीं बनेगी, और बॉडी वीक नहीं हुई तो वहां पे इजीली इस एजेंट से बॉडी फाइट कर सकेगी. लेकिन अगर एक बार वाइटल फोर्स वीक हो गया तो its vital energy fight against the injurious agent. This fight he called as revolution in order to maintain life. जब वहां पे फाइट नहीं हो पाती, बॉडी रेजिस्ट नहीं कर पाती, बॉडी इस अगेंस्ट दिस एजेंट फाइट नहीं करते, देन वहां पे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगी. जब बॉडी बिकम्स वीक, आफ्टरवर्ड दिस रिवॉल्यूशन ऑकर्स इन द बॉडी, जैसे कि soric, psychotic, and syphilis. So it is as if the organism must produce a revolution or a defense mechanism against the injurious agent if it is to survive. Yes, तो अगर बॉडी को सर्वाइव होना है तो ये रिवॉल्यूशन वहां पे मस्ट है, और इसी रिवॉल्यूशन को डॉक्टर हैनेमन ने यहाँ पे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म कहा है. दिस इज नॉट द डिजीज बट इट इज द बॉडीज डिफेंस अगेंस्ट दिस injurious agents. Yes. So he clearly mentioned three types of revolution or defense mechanism: either deprive some parts of its irritability and sensibility or exert these to an excessive degree. This is Sora. Cause dilatation or contraction, relaxation or induration. This is psychosis. These are all the defense mechanism. Then even total destruction of certain parts and develop faulty organic alteration here and there in the interior or the exterior of body, cripple the body internally or externally. So this is syphilis. So Sora, psychosis, and syphilis, this is nothing but the defense mechanism. Yes. So आज हम इतना ही देखेंगे, और इसमें अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं फास्ट, क्योंकि मैंने आज थोड़ा शॉर्ट रखा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है बाहर, इसलिए हाफ-एन-आवर का ही सेशन मैंने आज रखा था. तो अगर किसी को कुछ कहना है तो फास्ट, विद इन 2 मिनट्स, हमारे पास 2 मिनट्स है, आप बोल सकते हैं. यस. तो एफोरिज्म नंबर 81 एंड 74, क्योंकि दिस इज द बेसिक थ्योरी ऑफ माइज्म. माइज्म के लिए बहुत डिबेट्स होते हैं कि माइज्म हैनेमन ने ऑर्गेनन में कहा ही नहीं, लेकिन क्लियर है, क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है अबाउट द माइज्म. यस. तो अगर किसी को कुछ कहना है, पूछना है, या फिर कोई डाउट्स है तो बोल सकते हैं. यस. अगर कोई कुछ
कुछ कहना चाहता है तो फास्ट बोलिए, या फिर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ओके, यस। आज बहुत फास्ट हुआ क्या? नो सर। No. तो आज का टॉपिक सभी को क्लियरली समझ में आया? यस सर। तो किस तरह से हैनेमन ने जेनेटिक्स एक्सप्लेन किया है ऑर्गेनल में, किस तरह से जीन्स को एक्सप्लेन किया है, किस तरह से ह्यूमन को, मैन को डिकोड किया है कि किस तरह से हमें देखना है, और किस तरह से जो हम हेरिडेटरी बोलते हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, किस तरह से वो जीन्स, डिफेक्टिव जीन्स कैरी ऑन होते हैं और क्यों कैरी ऑन होते हैं। तो उसमें हैनेमन ने माइज्म ये डाल के बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये बिकॉज ऑफ दैट माइज्म दैट जीन्स बिकम पोल्यूटेड एंड गेट्स डैमेज और इंज्योर्ड। यस, ओके। और उसके लिए पॉजिटिव फैक्टर्स भी बताए कि वहां पे तब एक मेडिसिन का था, लेकिन आज के पीरियड में वहां पे बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि मेंटल इमोशनल भी फैक्टर्स आते हैं, इंजूरियस, मैकेनिकल, केमिकल, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स आज हम देखते हैं। तो उन जीन्स को डिफेक्टिव बनाने के लिए ओनली मेडिसिनल पार्ट ही नहीं है कि भाई आप बहुत मतलब हाई डोजेज में मेडिसिन ले रहे हैं जिस वजह से ये डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी आज हम उसमें देखते हैं और कंसिडर करते हैं। यस, सो Hello. यस सर। Uh, it is said that whenever there is a derangement in the vital force, हम्म, then the diseases are reflected on the physical body. यस सर, Now the genes are part of physical body. यस, So the disease is also the disease is because of the some problem in the physical body. Because of that there is a disease, or whether there is a derangement in the vital force, which is again the vital force is not a part of genes. यस सर। वाइटल वो एक सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ कि वाइटल फोर ऐसा समझिए कि सेंट्रल थीम है। क्योंकि वाइटल फोर्स वीक होता है देन बॉडी बिकम वीक, और जब बॉडी वीक हो जाएगी तो जो जैसे कि जीन्स आपने बोला है कि ये इट इज अ पार्ट ओनली ऑफ बॉडी, तो वो जीन्स अगर वहां पे वीक है या फिर कुछ एबनॉर्मल जीन्स आए तो दैट एबनॉर्मल जीन्स गेट, वो तो एबनॉर्मल आए हैं लेकिन एक्टिवेट नहीं हुए थे, लेकिन आफ्टर दिस वीकेंड वाइटल फोर्स की वजह से वो वहां पे स्टिमुलेट होंगे। वहां पे कोई भी पॉजिटिव फैक्टर होने दो, वो स्टिमुलेट होंगे। आफ्टर वर्ड डिजीज विल एक्सपांड इन द बॉडी, डिजीज विल गेट स्टार्ट इन द बॉडी। Okay. यस, सो बाय बाय करें, मंडे को फिर मिलते हैं। ओके, Okay, sir. थैंक Thank यू you. वेरी मच। ओके सर। Sir, थैंक यू सर। sir. थैंक यू।